हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, स्टडी आईक्यू की बुक से हम लोग चैप्टर नंबर 19 को कवर करते हैं, पीजेंट मूवमेंट्स एंड नेशनलिज्म। ठीक है, छोटा छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पीजेंट मूवमेंट्स जो है आप लोगों ने पहले भी कवर करी थी एक पर्टिकुलर चैप्टर में। यहाँ पर क्या है, अब गांधी जी के आने के बाद गांधी जी की छत्र छाया में या फिर उनसे इंस्पिरेशन लेकर अब जो पीजेंट मूवमेंट्स होने जा रही हैं, ये उनके बारे में चैप्टर जो है वो आपको बता रहा है। हालांकि ये जो चैप्टर है ये 1920 से लेकर 29 तक की मूवमेंट को कवर करता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो गांधी जी के कार्यकाल में 1920 से लेकर 29 तक की पीजेंट मूवमेंट्स नहीं है। जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं वो कब से शुरू हो जाती हैं? 1916-17 से ही शुरू हो जाती हैं। क्यों? चंपारण की एक पीजेंट मूवमेंट नहीं थी? खेदा एक पीजेंट मूवमेंट नहीं थी? अहमदाबाद का चलो हम फिर भी मान सकते हैं कि वो एक मिल स्ट्राइक थी, वर्कर्स की मिल स्ट्राइक थी। लेकिन पीजेंट मूवमेंट्स 1920 से पहले गांधी जी के कार्यकाल में शुरू हो चुकी थी और उसकी सक्सेस स्टोरीज भी बहुत भयंकर लेवल पर हिंदुस्तान में गूंज रही थी, राइट। लेकिन हम यहाँ पर पीजेंट मूवमेंट्स को थोड़े अलग एस्पेक्ट के साथ देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो पुअर पीजेंट्स हैं वो अपने आप को एसोसिएट कर पा रहे हैं गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ। और ये 9 साल हम कवर करने, ऑलमोस्ट 10 साल हम कवर करने वाले हैं, 1920 टू 29। तो बात करते हैं यहाँ पर। देखो, अगर हम लोग नेशनल अवेकनिंग की बात करें, नेशनल अवेकनिंग के कंटेक्स्ट में आपने देखा अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की वॉइसेस जो हैं वो उमड़ रही हैं गांधी जी के सपोर्ट में। हमने सारी बातें करी, लेकिन पीजेंट्स की बात हमें एक करनी पड़ेगी अलग तरीके से, इसलिए इसका एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया राइटर के द्वारा। पीजेंट्री क्लास की जो अवेकनिंग होती है ड्यूरिंग दिस फेज का मतलब है गांधीयन फेज, तो वो जो डेवलपमेंट मतलब वो जो अवेकनिंग होती है वो होती है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट एंड सक्सेस टू द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी ने एक जो नई दिशा दिखाई, और गांधी जी जो है वो मासेस के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे। बात सिर्फ मासेस के साथ कनेक्ट करने की नहीं है, बात एक ये भी आ जाती है कि ग्रास रूट लेवल पर एक जो पर्सन है वो लीडर है, तो वो जो है मासिस के साथ कितना अपने आप को एसोसिएट कर पा रहा है, कितना उनके लिए काम कर पा रहा है। गांधी जी में ये सारी की सारी क्वालिटीज थी जो कि इससे पहले किसी भी नेशनलिस्ट लीडर में नहीं थी। अगर हम लोग आईएनसी की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इट एक्सपीरियंस्ड अ मेटामॉर्फोसिस विद द अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन। कांग्रेस में भी जो अलग अलग जो जुट थे, जो लोग थे, वो भी शुरुआती दिनों में जब गांधी जी शामिल हुए कांग्रेस के अंदर, शुरुआती दिनों में दे वर नॉट फेमिलियर, या फिर वो चाहते नहीं थे कि गांधीवादी सत्याग्रह आंदोलन, इनके मेथड्स को, गांधी आइडियोलॉजी को एक कोर एस्पेक्ट बनाया जाए अगर कोई भी आंदोलन, नेशनल मूवमेंट चलाई जाती है इंडियन नेशनल मूवमेंट के द्वारा। लेकिन गांधी जी जैसे ही इंडियन पॉलिटिकल सीन पर आते हैं, वो बड़ी सारी मूवमेंट्स की कमान संभालते हैं, तो सारे लीडर्स को ये लगा था, मैंने ये वाली एनालिसिस आपको प्रीवियस चैप्टर में दी थी, कि हमारे जो है हमारे आइडियोलॉजी या फिर हमारे मूवमेंट्स का, हमारे तौर तरीकों का फ़ायदा क्या है, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज तो गांधी के मेथड से ही मिल रही हैं। तो मोर और लेस गांधी की आइडियोलॉजी को लेकर काफ़ी लोग, मतलब दे वर मोर और लेस सेटिस्फाइड, और गांधी जी को उन्होंने सपोर्ट भी करा। आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, 2 दिग्गज नेता को गांधी जी की सिर्फ एक दरख्वास्त पर उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी। बताओ ऐसे 2 प्रोमिनेंट लीडर का नाम? जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ठीक है। द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कांग्रेस विच वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। शुरू में आपको पता है कि कांग्रेस जो है वहां पर से मिडिल क्लास के लोग जो हैं वही शामिल होते थे, जिसमें कांग्रेस को काफ़ी बार कांग्रेस के ऊपर काफ़ी बार ब्लेम भी लगाया जाता था कि सूट बूट वाले लोग हैं। ठीक है। लेकिन अब जो वो इन्फ्लुएंस है वो अब एक्सटेंड होता जा रहा था, एंड इट केम टू अज्यूम अ मास कैरेक्टर, कि सारे लोगों को एसोसिएट करा जाए। यहाँ पर गांधी जी ने इन सब चीज़ों को सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली रियलाइज करवाने के लिए कि आम जनता, गरीब जनता, देश के कोने से आए हुए अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो शूद्र हो, अनटचेबल हो, कुछ भी हो, वो कांग्रेस को ज्वाइन कर सकें। इसके लिए गांधी जी ने क्या प्रयास करा था? ग्रास रूट लेवल पर जाकर गांधी जी ने कांग्रेस कमिटीज खुलवाई थी, याद है? और उनको बोला गया था कि सिविल डिसोबीडियंस जो है वो इनके नेचर से आप करो,
बस ये देख लेना कि मासेस रेडी हो। इसके अलावा कांग्रेस में एंट्री करना गांधी जी ने आसान करवा दी थी, फीस को रिड्यूस करके कितनी फीस हो गई थी, 4 आना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इट गिव राइज टू मैनी लोकल स्ट्रगल्स सच एज अवध किसान मूवमेंट यूपी के अंदर, एका मूवमेंट अगेन यूपी के अंदर, एंड मापिला रिवोल्ट या मोपिला रिवोल्ट भी इसको कहते हैं मालाबार के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं मोपला रेबेलियन की या फिर मालाबार रिवोल्ट की 1921 में। आपने मोपलास का नाम पहले भी सुन रखा है, ये आपके लिए कोई पहली बार नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये कोई आंदोलन या ये जो एक अपराइजिंग हो रही है ये कोई फ्रेश टॉपिक नहीं है आपके लिए। लेकिन 1921 में मैंने आपको बताया था, जब हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर जब ये अपराइजिंग्स को देखा था और मैंने मोपला रेबेलियन आपको कवर करवाया था, उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि मोपला रेबेलियन कोई एक बार की बात नहीं है, ये अलग अलग फेजेस में हुआ है, अलग अलग टाइम पर हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आगे चलकर जब गांधी जी इंडिया में आएंगे उसके बाद एक रेबेलियन फिर से होगा 1920s में। तो ये है वो रेबेलियन दोबारा से जो हो रहा है 1921 में। तो मोपलास का जो एक उथल पुथल वाला जो इतिहास पूरा जो रहा है, उनकी जो टर्बुलेंट हिस्ट्री रही है, ये मालाबार रीजन से बिलोंग करते थे। दे रिवील येट अनदर फेसेट ऑफ द एंटी लैंडलॉर्ड एंड एंटी फॉरेन डिसकंटेंट, के ये लोग जो हैं लैंडलॉर्ड्स उनके ऊपर अत्याचार करते थे, अंग्रेजी हुकूमत जो उनका शोषण करती थी, ये उनको अपने रीजन से खदेड़ फेंकना चाहते थे, उनके रूल को खत्म करना चाहते थे। तो क्या होता है, इसी प्रकार का गुस्सा मोपलास में उमड़ता है। और ये कौन थे, ये मालाबार रीजन के कुछ मुस्लिम थे और यहाँ पर सेटल हो रखे थे जब से पोर्चुगीज जो है वो भारत आए थे 1498 में। ठीक है, तो अ बिटर एंटी वाइट टेम्पर हैड डेवलप्ड अमंग द सेक्शंस ऑफ द मालाबार मुस्लिम्स एवर सिंस द पोर्चुगीज हैड कम इन 1498 टू कैप्चर द स्पाइस ट्रेड एंड सीक्स टू एक्सटेंड द क्रिश्चियनिटी देयर। ठीक है, ये तब से वहां पर सेटल है। लेकिन पोर्चुगीज की कमर्शियल पावर जैसे ही बढ़ती है तो मोपलास फाउंड देमसेल्व्स अ कॉम्पिटिटर एंड दे इंक्रीजिंगली स्टार्टेड मूविंग इन इनलैंड इन सर्च ऑफ न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि जो पोर्चुगीज थे इनकी सारी की सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को छीनकर वो अपना फायदा कर रहे थे, जिसकी वजह से मोपलास जो है उनको अपना जीवन गुजारा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो वो क्या था, अभी वो पेरीफेरी रीजन्स में रहते थे, बॉर्डर रीजन्स में रहते थे, अब वो थोड़ा सा अंदरूनी इलाकों में घुस रहे नए नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को सर्च करने के लिए। तो ब्रिटिश रूल विद इट्स इंसिस्टेंस ऑन लैंडलॉर्ड राइट्स, ब्रिटिश रूल का तो एक ही एस्पेक्ट था कि जमींदारों को, लैंडलॉर्ड्स को ज़्यादा प्रोत्साहन देना, ज़्यादा सपोर्ट देना ताकि वो उनको रेवेन्यू कलेक्ट करके दे सकें। तो ब्रिटिश रूल विद इट्स एक्सट्रीम फोकस, विद इट्स इंसिस्टेंस ऑन लैंडलॉर्ड राइट्स, they had restored and greatly improved the position of upper caste Nambudiri and Nayyar Janmis, some of whom had been driven out by Tipu Sultan from Karnataka region, South India. And consequently, it worsened the conditions of the tenants, जिनको बोले जाता था करमदार्स, एंड फार्मर्स, जिनको बोले जाता था वहाँ पर बिरोम पट्टमदार्स। ये सारे के सारे ज़्यादातर जो लोग थे वो मुसलमान कम्युनिटी के साथ बिलोंग करते थे और लोकली इनको बोला जाता था मालाबार रीजन के ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कि एक तरीके से पीजेंट क्लास है, मोपलास। तो रेबेलियन किस बात के ऊपर हुआ और कैसे होता है? फ्यूल्ड बाय द fiery speech by Muslim religious leaders and anti-British sentiments, मोपलास जो है इन्होंने वॉलेंट रेबेलियन जो है वो लॉन्च करा। मतलब इनके जो दिग्गज जो नेता थे वो अलग अलग ओकेशंस पे जाकर अपनी स्पीच सेरेमनीज में लोगों को, मतलब लोगों इन द सेंस कि यहाँ पर जो इनके सपोर्ट ग्रुप है मोपलास जो है, उनको प्रोत्साहन देते थे, उनको उत्तेजित करते थे कि हमें जो है प्रशासन के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब उस आवाज़ उठाने से क्या हुआ कि ये बोलते थे इकलौता यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम अपनी डिग्निटी, अपने इकोनॉमिक राइट्स, अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को सुरक्षित कर सकते हैं। तो मोपलास जो थे उनका जो रिवोल्ट था, जैसा कि आपने पहले भी देखा था, ये कभी भी साइलेंट तो रहे नहीं। तो मैनी एक्ट्स ऑफ वायलेंस वर रिपोर्टेड एंड अ सीरीज ऑफ परसिक्यूशंस वर कमिटेड अगेंस्ट ब्रिटिश लैंड ओनर्स एंड हिंदूज। इन्होंने हिंदूज को और ब्रिटिश लैंड ओनर्स को, जमींदार्स को जान से मार दिया, इन्होंने काट कर रख दिया उनको अपने, क्योंकि जब इनको लग रहा था कि हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से जा रही है तो इन्होंने ऐसा रुख अपनाया। वाइल देयर आर सम हु कॉल इट अ केस ऑफ रिलीजियस फेनेटिज्म, कई लोग ये मानते कि इन्होंने अपने मुसलमान होने की आड़ में और इस्लाम को प्रोपोगेट करने के लिए ऐसा करा कि ये जो है वो क्रिश्चियन लोगों से चिढ़ते थे, हिंदू लोगों से चिढ़ते थे, इसलिए इन्होंने ये एक रीज़न भी ढूंढ रहे थे कि
दूसरे धर्म के लोगों को मारने का, काटने का। तो इन्होंने एक इसको रीज़न बना लिया कि ये लोग सारे के सारे अत्याचारी लोग हैं, जो कि ज़मींदार कुछ कुछ हिंदू हैं और ब्रिटिश लैंड ओनर्स जो हैं, प्लांटेशन वर्कर्स, जो अगर ये लोग हैं भी, तो ये लोग रीज़न ढूंढ रहे थे कि कैसे ना कैसे करके इस्लाम को प्रोपोगेट करा जाए। और उस रिलीजियस फेनेटिक आइडियोलॉजी के चलते, फेनेटिज्म के चलते, इन्होंने हिंदूज और क्रिश्चियंस को, जो कि ब्रिटिश लैंड ओनर्स थे, उनको जानबूझकर जान से मार दिया। तो देयर आर अदर्स हु लुक एट इट एज एन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। तो कई लोग जो हैं हिस्टोरियंस के व्यू पर डिवाइडेड है। कई लोग ये मानते हैं कि दे वर सिंपली रिलीजियस फैनेटिक, जो कि अपने धर्म को प्रोपोगेट करना चाहते थे, दूसरे धर्म वालों से नफरत करते थे। लेकिन दूसरे हिस्टोरियंस का ग्रुप ये मानता है कि ये इनकी एक दरख्वास्त थी, स्ट्रगल थी, इनका एक रिवोल्ट करने का तरीका था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और इन्होंने हिंदूज को हानि इसलिए पहुंचाई बिकॉज वो एक जमींदार थे जो कि अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे थे, इस वजह से। एक और ग्रुप है हिस्टोरियंस का जो कि ये मानता है देयर आर अदर्स हु आल्सो परसीव द मालाबार रेबिलियन, कि ये एक प्रकार का पीजेंट रिवोल्ट है, गरीब किसानों का रिवोल्ट है अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। हिस्टोरियंस इन इशू को डिबेट जरूर करते हैं, बट द ब्रॉड कंसेंसस ऑन द एपिसोड इट अंडरस्कोर्स दैट दे बिगेन एज अ स्ट्रगल अगेंस्ट पॉलिटिकल पावर विच देन टुक अ कम्युनल कलर। मतलब शुरू में इनका जो स्ट्रगल था, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पावर। ये पॉलिटिकल बार्गेन करवाना चाह रहे थे अंग्रेजों से कि इनको राइट सारे के सारे मिले। धीरे धीरे चलते चलते इनका जो लड़ाई करने का, वायलेंस को यूज करने का जो तरीका होता है, तो उससे इनके अपराइजिंग को, इनके रिवोल्ट को एक कम्युनल कलर मिल गया कि ये जो है मुसलमानों की वॉइसेस को प्रमोट कर रहे हैं और ये क्रिश्चियनिटी और हिंदूज के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अलग अलग ओपिनियन है सबके, इसमें कोई सही कोई गलत नहीं है, बस अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। तो बड़े सारे जो लैंडलॉर्ड जो थे इस रीजन में, ये कौन थे मालाबार रीजन में? देवर नंबूदिरी ब्राह्मण्स, while most of the tenants were मोपला मुस्लिम्स। तो यहां पर जो राइट्स होते हैं, इट लेड टू द मास किलिंग्स ऑफ हिंदूज, रेपिंग ऑफ वुमेन, फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन, डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ नियरली 300 टेम्पल्स, लूट, चोरी चकारी, प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लेना वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज, एंड बर्निंग ऑफ हाउसेज बिलोंगिंग टू द हिंदूज। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आगे चलकर जो इन्होंने हरकतें करी, उससे ऐसा लग रहा था कि ये रिलीजियस फेनेटिक हैं, मुसलमान होने के नाते हिंदू लोगों को उस रीजन से तबाह करना चाह रहे हैं। तो इनकी अपराइजिंग में फिर वो जो एक राइट को, पॉलिटिकल पावर को सीज करने की जो एक झलक थी, वो दिखना बंद हो गई और कम्युनलिज्म का कलर ज्यादा दिखने लगा इनके अपराइजिंग में। तो इनके मूवमेंट का कॉज क्या था? नंबर 1 एस्पेक्ट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। द ट्रिगर ऑफ द अपराइजिंग केम फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन लॉन्च बाय कांग्रेस इन 1920 अलॉन्ग विद खिलाफत एजिटेशन। एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट तो देखो कांग्रेस में, मुस्लिम लीग में और बाकी सारे जो लीडर थे जो कि शहरों में रहते थे, उन सबके बीच में थे, तभी तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के अंदर यूनिटी होकर एक नॉन कॉपरेशन आंदोलन इतना बड़ा चला था। इनका भी एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट तो था ही। इट वॉज फ्यूल्ड बाय दीस एजिटेशंस, और जिससे मोपला मुस्लिम्स जो थे वो अफेक्टेड थे। इन्होंने भी सोचा कि हम भी जो है एक तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, अपने गुस्से को एक डायरेक्शन देंगे, चैनलाइज करेंगे उसको। लेकिन जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस का जो एस्पेक्ट था वो अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों के हिसाब से बदलता रहता था। अब नॉन कॉपरेशन का एस्पेक्ट क्या कभी भी वॉलेंट था क्या? नहीं। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट से इंस्पिरेशन लेते हुए मोपलास का रवैया बिल्कुल भी क्या पीसफुल है? बिल्कुल नहीं है, सारा का सारा वॉलेंट है। उसके बाद नए नए टेनेंट से रिलेटेड जो भी लॉज यहाँ पर आ रहे थे, जो टेनेंसी लॉज एंड लेजिस्लेशन यहाँ पर आ रहे थे, वो भी एक रीजन बना कि इन्होंने अपराइजिंग जो है वो वॉलेंट तरीके से लॉन्च करी। टीपू सुल्तान की डेथ के बाद 1799 में इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर, मालाबार जो है इट हैड कम अंडर द ब्रिटिश अथॉरिटी एज पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर नए नए टेनेंसी लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस करे, लेजिस्लेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी, दैट ट्रिमेंडसली फेवर द लैंडलॉर्ड्स नोन एज जेनमीज, and instituted a far more exploitative system for peasants than before। नए नए जो ये लॉज और जो लेजिस्लेशंस आए, ये टेनेंट्स के खिलाफ थे, ये पीजेंट्स सोसाइटी के, पीजेंट्स कम्युनिटीज के जो खिलाफ थे। द न्यू लॉज डिप्राइव द पीजेंट्स ऑफ ऑल द गारंटीड राइट्स टू द लैंड, शेयर इन द प्रोड्यूस दे अर्लियर गॉट, एंड इन इफेक्ट दे रेंडेड देम लैंडलेस। इनकी जमीन छिन गई, इनको फेयर शेयर नहीं मिलता था अपने प्रोड्यूस में, और काइंड ऑफ दे वर लीडिंग अ लाइफ ऑफ बेकार। तो रिजल्ट क्या होता है?
घटना हुई थी जिसको कहा जाता है वेगन ट्रेजेडी। नवंबर 1921 की बात है। 67 मोपला प्रिजनर जो थे, they were killed when they were being transported in a close freight wagon from Tirur to the central prison in Podnur. They died of suffocation and this event is called as vegan tragedy. शुरुआती दिनों में द मूवमेंट हैड द सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी और दूसरे इंडियन नेशनल लीडर्स ने भी इनको सपोर्ट करा, बट जब ये वॉयलेंट हो गए, दे डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम इट। तो गांधी जी ने और बाकी नेशनल लीडर्स ने इनको छोड़ दिया और इन्होंने भी कहा कि हमें जो है इनको भी ये लगता था कि ठीक है यार, हम तो वॉयलेंस करके ही राइट्स को पा सकते हैं। गांधी जी ने हमें इंस्पिरेशन जरूर दी नॉन कॉपरेशन की, सिविल डिसोबीडियंस की, बाकी नेशनल लीडर्स ने भी दी, लेकिन हम कैसे भी करके हम इतना पेशेंस नहीं रख सकते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत से दरख्वास्त करें। हम तो पुअर पीजेंट्स हैं। जब वो नेशनल लीडर्स की बातों के लिए ही बहरे हैं, प्रशासन जो है वो बहरा है, तो हमारी बात कहां से सुनी जाएगी। तो अगस्त 1921 की बात है। द अरेस्ट ऑफ अ रिस्पेक्टेड प्रीस्ट लीडर अली मुसालियार, इट इज स्पार्क्ड लार्ज स्केल राइट्स। तो बाय द एंड ऑफ 1921 द रेबेलियन वॉज क्रश बाय द ब्रिटिशर्स, जिन्होंने एक स्पेशल बटालियन रेस करी थी। स्पेशल बटालियन इसी वजह से रेस करी गई थी कि मोपलास को पूरी तरीके से ध्वस्त करना है, शांत करना है। एंड द मालाबार, और नाम क्या था उसका, द मालाबार स्पेशल फोर्स, जो मालाबार में रह रहे जो मोपलास थे, जो राइट्स कर रहे थे, उनको शांत करने के लिए। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।